मतलब देखो, इट कंटेन्स मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। n/p रेशियो ग्रेटर देन 1 का मतलब न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, इसलिए वो रेडियो एक्टिव डिके कर रहा है। तो अब ये न्यूट्रॉन्स कम कैसे हो सकते हैं? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग लॉजिक है और इतना पढ़ाया नहीं जाता इस चैप्टर में, इसलिए मैंने बताया भी नहीं है, कहीं पर लिखा भी नहीं है बुक में। देखिए, ये लॉजिक आपको कोई नहीं बताएगा दुनिया में। न्यूट्रॉन को बेटा 0 1 लिखते हो ना, ऐसे लिखते हो ना। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं उसको ऐसे लिखता हूं, देखो मैं इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिखूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का होता है -1 0, प्रोटॉन का होता है +1 1। दोनों को ऐड कर दोगे तो यही बनेगा। तो इसका मतलब अगर मैं एक न्यूट्रॉन को डिके करके एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ दूं और इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो सिर्फ एक प्रोटॉन बच जाएगा, मतलब न्यूट्रॉन कम हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया। न्यूट्रॉन कम हो गया क्योंकि ये डिके हो गया, और हमने एक प्रोटॉन बना दिया तो प्रोटॉन बन गया। तो n/p रेशियो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का निकालना मतलब बीटा एमिशन, दैट इज, ठीक है। आया समझ में? क्या हुआ? अगर प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो अच्छा, अगर n/p रेशियो लेस देन 1 होगा तो यहां पर होगा अल्फा एमिशन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है? देखो, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम-2 4 ना, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट कम होगा, मतलब 2 प्रोटॉन कम होंगे, लेकिन मास नंबर 4 यूनिट्स कम हो जाएगा। तो तुम्हारा जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, वो ज्यादा क्विकली डिक्रीज करेगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर दोनों है ना, कंपेयर टू न्यूट्रॉन। अगर n/p रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो बीटा एमिशन होता है, अगर लेस देन 1 होता है तो अल्फा एमिशन होता है। और कुछ? वैसे ये सिलेबस में आपका नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फेल हो जाए। ये 12th के न्यूक्लियर फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में, इसको आप 12th में फिजिक्स के लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स। एक और क्वेश्चन है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। लेकिन इसमें ग्राफ किसके बीच में है बताओ, तो क्वेश्चन मुझे जानने की जरूरत नहीं। रेडियल फंक्शन और रेडियल रेडियल फंक्शन और रेडियल फंक्शन मतलब क्या लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है, चलो रेडियल फंक्शन और रेडियल डिस्टेंस, ठीक है चलो। हाँ, फिर क्या करना है? 3s का बनाना है। अब रेडियल फंक्शन से उसका क्या मतलब है? रेडियल क्या उसने ऐसे बनाया है क्या? इस तरह से तो नहीं बनाया। तो ये हो गया वही रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो उसी को रेडियल फंक्शन बोल रहा होगा। आपको 3s के लिए अगर गिवन है तो तीन ही चीजें हो सकती है, आइदर तो ग्राफ उसने ऐसा बनाया हो, ठीक है, या तो उसने ऐसा बनाया हो, ऐसा बनाया हो, या फिर वो ऐसा बना, इन तीनों में से कोई तो एक होगा। आइदर ये 3s के लिए होगा या फिर ये 3s के लिए होगा, ये RPD वर्सेस R हो जाएगा और ये साई स्क्वायर वर्सेस R हो जाएगा। और कुछ? और किसी का कुछ? कर रहे हैं या नहीं? चल, so we'll start with the third chapter, that is periodic classification. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो देखिए, जो पहला क्लास होगा वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होगा, बिकॉज इन द फर्स्ट क्लास we will see about the historical development of the periodic table. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब आदम युग से
आदम का मतलब है स्टोन एज से। स्टोन एज से जैसे जैसे लोगों ने पीरियोडिक टेबल इनिशियली जैसे जैसे उन्होंने बताया था उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, उससे आपको कुछ कभी पूछेगा नहीं। एंड देन अल्टीमेटली विल कम टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जहां से हमारा एक्चुअली मेन डिस्कशन शुरू होगा। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि if when you arrange a set of elements in a definite pattern, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब होता है व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। वो किसी का भी पैटर्न हो सकता है, वो पैटर्न एटॉमिक मास का हो सकता है, एटॉमिक नंबर का हो सकता है, वॉल्यूम का हो सकता है, रेडियस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है ना। इसीलिए हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि जो अर्लियर पीरियोडिक टेबल्स थे दे वेर बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस, है ना। पीपल थॉट दैट एटॉमिक मास जो है वो एलिमेंट की इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की। बट लेटर ऑन वी केम टू नो कि नहीं, एटॉमिक मास नहीं है, एक्चुअली एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हमने पीरियोडिक टेबल अपना डिजाइन कर रखा है। तो बस अब हिस्टोरिकली किस किस ने कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल दिया था उसको दो तीन फटाफट देख लेंगे। तो बेटा सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है डोबेरेनियस लॉ ऑफ ट्रायड। तो इसलिए मैंने बुक लाया है क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ समझने वाली चीजें है नहीं और वैसे यूजलेस भी है। तो डोबेरेनियन ने क्या किया था कि इन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के सेट निकाले थे, ढूंढ ढूंढ कर निकाले थे। एंड ही सॉ दैट कि जब उन तीनों सेट्स में फॉर सर्टेन स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास था वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का क्या था, मीन, एरिथमेटिक मीन, एवरेज, एवरेज एरिथमेटिक मीन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ऐसा था। बट इस टेबल का मेन प्रॉब्लम यही था कि यू कैन नॉट अप्लाई इट टू द ऑल द एलिमेंट्स, ये कुछ सर्टेन सेट पे ही एप्लीकेबल हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं मान लो इन तीनों पर लगा ले सकता हूँ, या उन तीनों पर लगा सकता हूँ, या पीछे तीन जो बैठे उन पर लगा सकता हूँ, सब पर नहीं लगा सकता। तो दैट वाज द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल, है या नहीं। तो बस वही चीज लिखेंगे क्योंकि डेफिनेशन है तो मैं ठीक है लिख लीजिए डेफिनेशन ही कहाँ गया, ठीक। तो डोबेनियस ट्रायड में लिख लीजिए, डेफिनेशन बोलना मेरे लिए मुश्किल। अच्छा ठीक है, लिखिए कि in certain triads, in certain triads, triads है ना, इसलिए वो कह रहा है सर्टन मतलब कुछ कुछ जगहों पर triads, the atomic mass of the middle element, the atomic mass of the middle element is the average, is the average of first and third element, is the average of atomic mass या atomic weight, is the average of atomic mass of first and third element, ठीक है। मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज होगा, सिंपल। तो ये कुछ ट्रायड्स पे लगाया जा सकता था, जैसे एक वन ऑफ द एग्जांपल इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। जैसे लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का होता है 39। तो यहां से अगर बेटा आप इसका एवरेज निकालोगे सोडियम के लिए तो ये 39 प्लस 7/2 हो जाएगा, 46/2, दैट विल बी 23, जो सोडियम का एटॉमिक मास भी होता है। एक और एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लिख के रखो, ऐसा तो इनको याद भी करने की जरूरत नहीं, ये सब हमारा कोई काम का नहीं। एक और आप वैसे ही ट्रायड का सेट लिख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का बेटा होता है 35, एक आइसोटोप का वैसे तो 35.5 होता है, 35।
आयोडीन का होता है 127 एटॉमिक मास होता है। तो यहां से अगर मैं ब्रोमीन का निकालने की कोशिश करूं तो देखिए ब्रोमीन का कितना आएगा 35 प्लस 127/2 है ना? बिल्कुल। तो यहां से अगर आप करोगे तो बेटा देखो ये आपका 162/2 आ जाएगा। हम करेंगे 7 + 2 12 2 कैरी 1 336 ये आ जाएगा 81। और ब्रोमीन का नियरली कितना होता है 80। तो वेरी क्लोज एनफ। या वैसे ही एक और ट्राइड पर भी इसको लगाया जा सकता है और करने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम। So these are some of the triads on which you can apply this law. तो इस लॉ का लिमिटेशन उसके डेफिनेशन में ही है कि ये कुछ ही सर्टन ट्रायड्स पे ही अप्लाई किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि मैं पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं पर भी कोई भी 3 एलिमेंट लूं उस पर लगा दूं, ऐसा नहीं हो। तो इनका पता कट गया। तो इन्होंने ये काम 1829 में ही कर दिया था। He did this work in 1829। तो बेटा इसके बाद सेकंड पीरियोडिक टेबल जो है, ऑल्दो आपको बुक में भी आपका यही लिखा हुआ है, न्यूलैंड्स पढ़ाया जाता है, लेकिन बीच में एक साइंटिस्ट आए थे, एक साइंटिस्ट और भी थे जिन्होंने एक्चुअली एक और टेबल भी दिया था, मे भी ना लिखा बुक में, फिर भी जान के रखिए। उनका नाम था AEB, है ना, AB डिविलियर जैसा, AEB डी चैन कोटेस, चैन कोटेस, ठीक है, OIS था, चैन कोटेस, ठीक है। तो इन्होंने प्रपोज किया था, आप लिखना चाहते हो एक लाइन लिख सकते हो, ही प्रपोज्ड है टेल्यूरिक हेलिक। इसका क्या मतलब है? इन्होंने कहा था कि एक पीरियोडिक टेबल, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था उन्होंने उसे एक सिलेंडर के ऊपर डिजाइन किया था जहां पर एलिमेंट्स हेलिकल वे में अरेंज थे, है ना। बट सोन पीपल अंडरस्टूड कि ये आप कोई हर कोई तो घर पर लेकर बैठेगा नहीं, तो ये पीरियोडिक टेबल को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। बट इन्होंने भी एक ये दिया था, पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया। He did this in 1862, but then in 1864 Newland came up with his periodic table. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, वही बेसिक ही है कि इसको ऑक्टेव इसलिए कहा जाता था क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो 8th एलिमेंट है उनका जो प्रॉपर्टी था वो रिजेंबल करता था। मतलब पहले एलिमेंट के 7 एलिमेंट्स के बाद, पहला मींस डज नॉट मीन कि फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट के बाद 7 एलिमेंट्स के बाद या उसका जो 8th एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसी एलिमेंट से रिजेंबल करती है। एंड बिकॉज देयर वर 8 नोट्स ऑफ द ऑन द म्यूजिक ऑल्सो, तो इसलिए उन्होंने ये नाम दे दिया ऑक्टेव, ऑक्टेव नाम दे दिया। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल भी कंप्लीटली फेल हो गया आफ्टर 2 थिंग्स। पहला कि कैल्शियम के बाद ये और काम नहीं करता था, और दूसरा बात है कि ये पूरा का पूरा नाम ही फेल कर जाएगा अगर आप नोबेल गैसेस को ले आओगे। क्योंकि देखिए उनके फ्लोरीन के बाद, जैसा अगर मैं कहूं लिथियम से लेकर फ्लोरीन, उसके बाद उन्होंने नियॉन नहीं रखा था, उसके बाद उन्होंने सोडियम रखा था, तो इसलिए 7 एलिमेंट्स का 8th एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट से सेम हो जाता था। लेकिन अगर आप नोबेल गैस उसमें घुसा दोगे, नोबेल गैस का ग्रुप भी अगर आप उसके अंदर डाल दोगे, तो ये और ऑक्टेव नहीं रहेगा, 9th हो जाएगा, क्योंकि ऑक्टेव का भी तो फिर वो एलिमेंट आ जाएगा ना, मतलब नोबेल गैस का, सॉरी, आ जाएगा ना। तो दैट इज व्हाई हिज पीरियोडिक टेबल आल्सो फेल। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे एलिमेंट अरेंज करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 8, ऐसा रखा दे। लेकिन अगर नोबेल गैस रख दे तो नोबेल गैस तो यहाँ पर रहेगा ना, तो फिर तो वो 8th हो जाएगा और ये 9th हो जाएगा।
फिर तो ये पूरा का पूरा नाम ही फेल हो गया, है या नहीं? तो दिस वाज द प्रॉब्लम विथ हिज पीरियोडिक टेबल। तो लिख लीजिए न्यूलैंड ने क्या क्या कहा था। अच्छा, यहाँ पर 85 का है, मैंने बुक में देखा 86 लिखा हुआ, कोई बात नहीं, ईयर से कोई मतलब नहीं। अच्छा लिखिए, तो इनका ये क्या कहता है, न्यूलैंड्स लॉ क्या कहता है कि when a series of elements when a series of elements are arranged in increasing order of atomic mass, in the increasing order of atomic mass, ठीक है, first and eighth element have similar properties. First and eighth element have similar properties. ठीक है, तो जब आप ये फर्स्ट और एट कह रहे हो ना, मे बी बुक में लिखा रहे ना कह रहे, ध्यान रखना उन्होंने नोबेल गैसेस को बिना काउंट किए 8 लिखा था, बिना काउंट किए, अगर काउंट कर लोगे तो वो 9th हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाँ तो बस यही लिख लीजिए इसका लिमिटेशंस, ठीक है, ये हो गया लिमिटेशंस इसके, एक दो लाइन लिख लो बस, खत्म कर देंगे इसे। लिमिटेशन, it is only applicable it is only applicable it is only applicable for lighter elements, for lighter हल्के एलिमेंट जो होता है, lighter elements from lithium to calcium, from lithium to calcium, कैल्शियम के बाद उनका टेबल फेल हो गया था। अच्छा, दूसरा लिख के रख सकते हैं जो मैं बार बार कह रहा हूं, दूसरा एक और लिख लीजिएगा कि नोबेल गैसेस, नोबेल गैसेस, इनर्ट गैसेस, नोबेल गैसेस, ठीक है, आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस टेबल, उनके बिना इस टेबल को बनाया गया था। नोबेल गैसेस आर एक्सक्लूडेड इन दिस टेबल, ठीक है। तो न्यूलैंड भी आए और न्यूलैंड चले गए। अच्छा, अब शुरू होता है जो थर्ड इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट है, इन्होंने कुछ एक अच्छा काम किया। तो बेटा जो थर्ड साइंटिस्ट है, इन्होंने एक्चुअली कोई पीरियोडिक टेबल नहीं दिया था, ये कोई पीरियोडिक टेबल निकालना भी नहीं चाहते थे। ही वॉज कंपेयरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, और वो क्या कर रहे थे, वो उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स का एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था, एंड ही वाज ट्राइंग टू कंपेयर देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक वॉल्यूम, डेंसिटी, रेडियस, ये सब वो कंपेयर करना चाहते थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब। तो ही वाज लोथर मेयर, और इन्होंने बेसिकली ये कर्व डिजाइन किया था, इसलिए इसको लोथर मेयर्स कर्व कहा जाता है। लोथर मेयर्स कर्व, उन्होंने बेसिकली कर्व दिया था। तो ये कर्व किसके बीच में था? दिस कर्व वाज प्लॉटेड बिटवीन atomic volume and atomic weight. तो समझिएगा ये कोई पीरियोडिक टेबल नहीं है, उनका पीरियोडिक टेबल से कोई मतलब ही नहीं, वो तो सिर्फ देख रहे थे कि एटॉमिक वॉल्यूम कैसे चेंज होता है एलिमेंट्स का।
लेकिन उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो डेटा मिला दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। कर तो कुछ और ही रहे थे लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा मिल गया जिसको बाद में मेंडलीव ने चुरा लिया। सो व्हाट ही फाउंड वाज कि जब एलिमेंट्स को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज किया जाता है, वाई एक्सिस पर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज किया जाता है, तो एलिमेंट्स के कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कर्व बन रहे थे, या वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पैटर्न फॉलो कर रहे थे। क्या पैटर्न फॉलो कर रहे थे? लाइक दिस। अच्छा ठीक, लाइक दे वुड फॉलो ए पैटर्न लाइक दिस। एग्जाम्पल, हाँ ठीक है ना। इस तरह से एक माउंटेनियस कर्व बन रहा था जहां पर पहले तो दो ऐसे वी या ऐसे वैली बन गए, लेकिन फिर फ्लैट रीजन्स अपीयर होने लगे। क्यों हुआ वो मैं बता। ठीक है, तो ही गॉट ए कर्व लाइक दिस, लेकिन एलिमेंट्स को दिखाना पड़ेगा कौन एलिमेंट कहां पर है। तो देखिए, उन्होंने इस कर्व में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलिमेंट्स के कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पोजीशन भी देखे। जैसे ही सॉ दैट कि जब भी कोई कर्व का पीक अटेंड होता था ना, जब भी किसी कर्व का पीक आता था, जो पीक था वो पीक हमेशा कौन ऑक्यूपाई कर रहे थे? एल्कली मेटल्स। The alkali metals would always occupy the peak of the curve. तो alkali metal जैसे कौन? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो उसको मैं नोट भी कर दे रहा हूं यहां पर, वो ही है कि alkali metals always occupied, और जैसे जैसे आप आगे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों होता है। जब आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। हम तो यहाँ पर बस उसके फाइंडिंग को रिपोर्ट कर रहे हैं, बट उसका रीजन है कि ऐसा क्यों होता है, बस अभी मैं नहीं बताऊंगा। जब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ऑलवेज ऑक्यूपाइड द पीक ऑफ कर्व। तो ये फर्स्ट फाइंडिंग था। अच्छा, सेकंड फाइंडिंग क्या था? और प्लस हम सारे एलिमेंट नहीं दिखाएंगे, हमें ऐसा नहीं कि पूरा इसके कर्व को एकदम हर एलिमेंट को लिखना है, मेन मेन चीजें हमें जाननी। अच्छा, अब सेकंड चीज नोट करिए, मैं बताऊंगा। अच्छा देखिए, जब भी कोई एक माउंटेन होता है, लेट्स से ऐसा कोई एक माउंटेन, एक उसका एसेंडिंग पार्ट होता है मतलब चढ़ने वाला, और एक डिसेंडिंग पार्ट होता है ना। बिल्कुल। तो आप देखो उन्होंने नेक्स्ट चीज क्या देखा, बस ये टर्मिनोलॉजी में यूज करूंगा। अच्छा, ही फाउंड दैट कि हमेशा जो बेटा डिसेंडिंग हाफ है ना, डिसेंडिंग हाफ है जब उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, जो डिसेंडिंग हाफ है, the descending half is always occupied by the alkaline earth metals. alkali metal चोटी पर बैठे हैं पूरे, पिक, एपेक्स, और डिसेंडिंग हाफ में alkaline earth metals बैठे हैं। तो यहां पर होगा बेटा, जैसे alkaline earth metal अगर आपको नहीं पता तो बेरिलियम, अगर जानता है तो अच्छी बात है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम Sr, एंड बेरियम Ba, BeMg, बेरिलियम Be, सेकंड है Mg मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम Ca, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरिलियम। तो सेकंड चीज उन्होंने क्या देखा कि एल्कालाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाई द डिसेंडिंग हाफ
ऑफ द कर्व। और ऐसा भी नहीं कि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछने वाले, कुछ नहीं है, जैसे ही टाइम पास। ठीक है। अच्छा, थर्ड चीज उन्होंने क्या देखा, और क्या देखा उन्होंने कॉमन? तब असेंडिंग पार्ट की बात करेंगे। डिसेंडिंग हाफ में अल्कलाइन अर्थ मेटल बैठा है, तो असेंडिंग में कौन बैठा है? तो ही फाउंड दैट कि जो असेंडिंग हाफ है, अब इस तरफ के पॉइंट्स, इस तरफ के पॉइंट्स, इस तरफ के पॉइंट्स, ascending, the ascending half were always occupied by halogens, halogens। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। तो थर्ड में उन्होंने देखा कि halogens occupy the ascending half of the curve। ठीक है। अच्छा, बस एक आखिरी। अच्छा बेटा देखो, अब हम एक चीज यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि वो फिक्स भी नहीं है। आप बोल सकते हो सर आपने पीक तो बता दिया, ये बॉटम वाले पे कौन? जरूरी नहीं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हो, जरूरी नहीं है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हो, है ना। कहीं कहीं पर आपका बेरिलियम क्या कहते हैं बोरॉन है, कहीं पर कार्बन है, तो वो अलग अलग है, इसलिए हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे। rather look at one more feature of this curve। अच्छा बेटा देखो, पहले तो हमने ऐसे ऐसे मतलब क्या कहूं मैं, शार्प वैली बनाए हैं हम। पहले पहले तो शार्प वैली बना, शार्प कोनिकल, लेकिन फिर आपका वैली क्या हो गया, फ्लैट हो गया। यहाँ पर फ्लैट बनाया ना मैंने, तो यहाँ पर भी मैंने क्यों नहीं कोनिकल बना दिया, यहाँ पर ऐसा फ्लैट क्यों बनाया गया? मैंने नहीं बनाया, उन्होंने देखा, और उसका रीजन भी। तो ये जो फ्लैट बुक में देखेंगे तो कर्व बहुत ज्यादा ये है, एबनॉर्मल है, बट वट एवर, ये जो फ्लैट पोर्शन है, दे वेर ऑक्यूपाइड बाय द ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है, एक दो क्लास में जान जाएंगे। दिस फ्लैटेंड रीजन वेर ऑक्यूपाइड बाय द ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, उन्होंने देखा ट्रांजिशन मेटल्स मतलब कौन से, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, जिंक, मैंगनीज, क्रोमियम, स्कैंडियम, जो आपने 3D पढ़ा था। तो दे वर ऑक्यूपाइंग दिस फ्लैट पोजिशंस। ठीक है। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में बस वही लिखेंगे, यही चीज लिखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स ऑक्यूपाइड या ऑक्यूपाई द प्लेट्यू, जो फ्लैट रीजन है, फ्लैट को प्लेट्यू भी कहते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा थोड़ा, प्लेट्यू ऑफ द कर्व, प्लेट्यू रीजन। ठीक। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कोई पीरियोडिक टेबल बना नहीं रहे थे, लेकिन इनके पीरियोडिक टेबल से मतलब वेरी रिसेंटली आफ्टर लोथर मेयर पब्लिश्ड हिज वर्क, कि मेंडेलिव को ये समझ में आ गया कि इसका मतलब एलिमेंट जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्बिटरीली प्रेजेंट है, इनके बीच में कुछ तो एक प्रॉपर्टी है, कुछ तो एक पीरियोडिसिटी है। हमने काफी कम एलिमेंट दिखाए, पूरा कर देखेंगे तो उसमें तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी होंगे, तो हम सभी एलिमेंट्स को स्टडी नहीं कर रहे, बस कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है। तो दिस इज द लोथर मेयर्स कर्व। ओके, तो इसलिए हम इसमें कोई इसका फ्लॉ नहीं बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं था। मतलब देखिए, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम हर पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं, उसका कुछ फ्लॉ निकालते हैं ना, आप इसका फ्लॉ भी नहीं बता सकते। कैसे फ्लॉ बताओगे भाई, उन्होंने थोड़ा ना बोला कि ये मेरा पीरियोडिक टेबल है,
उन्होंने तो कहा कि देखो मैं एटॉमिक मास के साथ वॉल्यूम को मेजर कर रहा हूं, तो एटॉमिक मास उन्होंने बढ़ाया, वॉल्यूम जो उनको जैसे मिला उन्होंने उसको प्लॉट कर दिया, तो क्या है या नहीं? तो देयर इज नो डिमेरिट टू लोथर मेयर्स कर्व, बट देन आफ्टर लोथर मेयर केम मेंडलीव, है ना, जिन्होंने पहली बार एक पीरियोडिक टेबल का लोगों को आइडिया दिया कि एक पीरियोडिक टेबल कैसे हो सकता है। तो नेक्स्ट उसी पे जाएंगे, वही हमारा लास्ट है, बिफोर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको मॉड्यूल लाने को कहा था, या एटलीस्ट वो इमेज को देखिए इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नहीं दिया हुआ, नहीं मॉडर्न नहीं, मेंडलीव का देखो। हाँ देखिए, अगर आपके पास मॉड्यूल है ऑन पेज नंबर 3, नहीं मिला मॉड्यूल? मॉड्यूल मिला है या नहीं मिला है? हाँ है मॉड्यूल। तो जिनके पास नहीं है बैठे रहे। So if you will look at the Mendeleev's periodic table on page number 3, जिनके पास है देख सकते हैं। अच्छा इसमें मेंडलीव है ही नहीं, इसमें मेंडलीव है ही नहीं। अच्छा, so if you will look at your Mendeleev's periodic table on page number 3, तो देखिए एक्चुअली अगर आप उस पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो कहने को तो लिखा हुआ है कि देयर आर 7 रोज और 7 पीरियड्स, है ना, लेकिन अगर आप हॉरिजॉन्टली काउंट करेंगे ना तो आपको एक्चुअली 13 पीरियड्स मिलेंगे। अगर आप हॉरिजॉन्टली सारा काउंट करेंगे तो एक्चुअली देयर आर 13, लेकिन उन्होंने बीच बीच में एक लाइन खींच दिया था, तो उन्होंने एक ही पीरियड के अंदर 2 सब पीरियड्स रखे थे, मतलब पीरियड के अंदर सब पीरियड, ठीक है। तो यही सब करके उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल अरेंज किया था। प्लस हम ग्रुप की बात करेंगे, देयर आर ऑल टुगेदर 9 ग्रुप्स, बट फिर उसके अंदर भी सब ग्रुप्स प्रेजेंट थे। तो बट मेंडलीव फॉर द फर्स्ट टाइम सेड दैट, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका पीरियोडिक टेबल एकदम यूजलेस था। अगर आप पीरियोडिक टेबल के एकदम राइट बॉटम में देखेंगे, जिनके पास बुक है देख सकते हैं, राइट बॉटम पार्ट में देखिए उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूला दे रखा है, दे रखा है ना। हाँ जो बॉटम रो है, सबसे बॉटम वाला जो रो, उसमें उन्होंने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स का फॉर्मूला दे रखा है, बताया था लास्ट क्लास, लेकर आना है। मत लाइए, मैं इसलिए बोलूंगा नहीं क्यों नहीं लाया, नहीं लाया कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठे रहिए, वेरी सिंपल। मैं तो अब पीरियोडिक टेबल लेकर नहीं आऊंगा ना सर के लिए, आपके पास बुक है, आपको लाना था, बता के भेजा था। ऐसा ही नहीं कि नहीं बता के बोल दिया था कि सिर्फ चैप्टर स्टार्ट होगा, बोला भी था लेकर आना, नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो इफ यू सी ऑन द बॉटम मोस्ट रो, तो वहां पर उन्होंने वहां पर ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के सारे फॉर्मूला भी निकाल रखे थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, not only based on their atomic mass, not only based on their atomic mass, but also based on their formulas or the valencies. फॉर्मूला से मेरा मतलब है वैलेंसी, और द वैलेंसी ऑफ द मेटल एलिमेंट, उसके बेसिस पर उन्होंने अरेंज किया था। तो वहीं से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया जो सबसे फेमस स्टेटमेंट है, जिसको आज भी हम यूज करते हैं थोड़ा सा चेंज करके, कि द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are the periodic functions of their
एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट एक बार लिख लेते हैं, ऑफ देयर एटॉमिक वेट। द फिजिकल एंड केमिकल, लिखिए, द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are periodic functions of their atomic weight, atomic mass. तो ये स्टेटमेंट आया कैसे उनके दिमाग में, देखिए, तो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन का पहले तो मतलब क्या होता है बेटा, देखो, पीरियोडिक का मतलब होता है कि जो आपको एक डायरेक्शन बताए चेंज का, कि चेंज किस डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। और जो एक डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, पीरियोडिक मोशन हम कहते हैं ना, जब डेफिनेट इंटरवल के बाद चेंज हो। तो फंक्शन किसका फंक्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज का और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो पीरियोडिकली चेंज हो रहे हैं, वो तो लोथर मेयर कब से पता चल गया, लोथर मेयर ने तो वही किया है ना, कि बॉइलिंग पॉइंट या एटॉमिक रेडियस या डेंसिटी चेंजेस इन ए पीरियोडिक मैनर। और जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये उन्होंने खुद करके देख लिया, जो आपके लास्ट रो में ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के फॉर्मूला गिवन है, वहां से पता चल गया कि भाई जो एलिमेंट्स हैं वो एक डेफिनेट टाइप ऑफ फॉर्मूला ही ओबे करते हैं। तो दे आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट, बस उन्होंने कह दी। उनका गलती बस यही था कि उन्होंने मास के बेसिस पर पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था, ठीक है। बट रिमेंबर ऑल दीज वर हैपनिंग बिफोर द 19th सेंचुरी, मतलब 1900 से पहले ये सब काम चल रहा है, बिफोर 122 ईयर्स ऑलमोस्ट। तो इस बेसिस पर उन्होंने डिजाइन किया, ठीक है। हमें इस पीरियोडिक टेबल में भी कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं है, हमें बस हमें इसका मेन फीचर जानना है कि उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को अरेंज कैसे किया था। तो मेंडलिस पीरियोडिक टेबल कंटेंट 7 पीरियड्स, लेकिन मैंने अभी कहा कि 13 है, नहीं है 7 ही। अगर आप उसको देखेंगे बुक में, अगर आप देखेंगे तो वहां पर फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज करके लिखा हुआ है, मतलब जैसे फर्स्ट पीरियड है ना, फर्स्ट पीरियड में कुछ नहीं है, सेकंड से देखना शुरू करिए, सेकंड से है आगे, ये है ना। इफ यू लुक एट द फर्स्ट पीरियड बेसिकली टू से, तो पहले में उसने हाइड्रोजन से रखा, नोबेल गैस नहीं था इसलिए नहीं रखा, कुछ नोबेल गैस नॉन थे सर। और नेक्स्ट से उन्होंने देखिए हीलियम को कहां रखा था, उन्होंने 0 में, और फिर अच्छा 0 उसने इस तरफ रख दिया है, ओके, अच्छा उन्होंने नोबेल गैस रखा है लेफ्ट साइड में, ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप पहला ही देखेंगे तो देखिए पहले पीरियड के 3 सब डिविजन है, 3 सब डिविजन है, फिर सेकंड पीरियड के 2, फिर थर्ड के 2, उसके बाद 2 2 2 करके चल रहे हैं। पहले में 3 इसलिए है ना क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाए कि हाइड्रोजन को कहां रखना है, अदरवाइज हर पीरियड के 2 ही सीरीज होते, ही कुड नॉट डिसाइड वेयर टू पुट हाइड्रोजन, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चलो इसके लिए एक अलग सीरीज ही बना देता है, ठीक है। बट it is fair enough to say that कि there are 7 periods and 9 groups, या जिनको आप कॉलम्स कहते हो, 9 ग्रुप्स। जितना बता रहा हूं उतना ही देखिए, उतना ही काम कर। अब देखो आपको ये ग्रुप के बारे में थोड़ा सा जानना है, ये ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है कि क्या है, कि बेटा ये जो 9 ग्रुप्स थे इनको ऐसे सब डिवाइड किया गया था कि जो ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 7 तक थे, 7 तक थे, each of these groups were divided into 2 subgroups, A and B। 1 से 7 तक को 2 में डिवाइड किया गया था। जो ग्रुप 8 है, they contain a set of 3 elements। और देखिए ये उनके पीरियोडिक टेबल का एक फ्लॉ भी बन गया था कि भाई एक ही ग्रुप में 3 एलिमेंट कैसे हो सकते हैं,
हर एलिमेंट का तो अलग अलग ग्रुप होना चाहिए ना, तो एक में आप 3 कैसे रख सकते हो, लेकिन वो फिर भी उन्होंने रखा था. एंड फाइनली वी हैड ए जीरो ग्रुप, which is basically for what? Noble gases. So this is the division of their 9 groups. टोटल 9 है. पहले 7 को डिवाइड किया गया है ए और बी में. 8वां जो है उसमें 3-3 करके एलिमेंट्स हैं, और जो 9th है दैट इज फॉर नोबल गैसेस. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. जिन्होंने नहीं लाया उन कुछ ज्यादा कुछ होगा नहीं. अच्छा ठीक है, देखो तो अब आ जाता है कि इस पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या थे. सुन लीजिए, फिर मैं एक साथ लिखवा दूंगा. मेरिट्स क्या क्या थे इस पीरियोडिक टेबल के, कि फर्स्ट टाइम उन्होंने एलिमेंट्स को जो है वो एक पीरियोडिक ऑर्डर में उन्होंने अरेंज किया, जो कोई नहीं कर पाया था. अच्छा, जब मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल अपना प्रपोज किया था, एट दैट टाइम जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं बुक में, 63 एलिमेंट्स वर known. When Mendeleev gave his periodic table, 63 elements were known. तो उसमें सिर्फ 63 एलिमेंट्स का ही अरेंजमेंट है. अच्छा हाँ, तो मैं कह रहा था जो एडवांटेजेस, तो एडवांटेज क्या था कि देखिए जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनके लिए उन्होंने वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिए थे, है ना. कहने को तो 63 एलिमेंट्स है, लेकिन उन्होंने जो ये किया था, सेटअप बनाया था, वो उससे ज्यादा के लिए ही था. एंड ही नेम दैट एका एलिमेंट, है ना. एका जो एलिमेंट मतलब उससे पहला वाला जो एलिमेंट था, जो मिसिंग एलिमेंट था उसके नीचे, एका उसका नाम दे दिया, है ना. वो क्या क्या वो भी देख लेंगे. सेकेंड एडवांटेज क्या था कि इन्होंने जीरो ग्रुप को पहली बार एक अलग से ग्रुप दिया था. उससे पहले नोबल गैसेस के लिए कोई सेपरेट ग्रुप नहीं हुआ करते थे, पहले किसी ने नहीं दिया था, इन्होंने दिया. Mendeleev also corrected the atomic mass of certain elements. जैसे एक एलिमेंट था बेरेलियम, बोलो नहीं, बेरेलियम का जो एटॉमिक मास था बिफोर मेंडेलीव, इट वाज कंसिडर्ड टू बी 13.5. कोई जरूरी नहीं है एक्चुअली, इसलिए बस ऐसे ही बता रहा हूं. लेकिन उन्होंने इसको करेक्ट करके कितना करवा दिया, 9, बेस्ड ऑन देयर वैलेंसी. He corrected the atomic masses of elements. क्योंकि बेरिलियम के लिए ना एक हिसाब था कि 4.5 इंटू वैलेंसी, ये हिसाब था. तो पीपल थॉट दैट द वैलेंसी ऑफ बेरिलियम इज 3, तो 4.5 इंटू 3 करोगे तो 13.5 आएगा. लेकिन उन्होंने कहा गलत, बेरिलियम का वैलेंसी 2 है, तो 4.5 इंटू 2 9. तो उतना ही लिखना है, वो एग्जाम्पल याद नहीं रखना कि ही करेक्टेड द एटॉमिक मासेस ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है. एंड एक चौथा एडवांटेज क्या है कि ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसीज. ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसीज. ठीक है, ये हो गया एडवांटेजेस. डिसएडवांटेजेस क्या है कि बेटा, डिसएडवांटेजेस आपका पहला हो जाएगा कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है वो अनसर्टन था. देखिए ना, सिर्फ पहले ही पीरियड में 3 सब पीरियड्स हैं, तो हाइड्रोजन का पोजीशन अनसर्टन था. दूसरा कि बेटा, अगर आप एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग टेबल अरेंज कर रहे हैं, तो आपके जो आइसोटोप्स होते हैं, एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, डिफरेंट मास नंबर, सेम डिफरेंट मास नंबर, तो अलग अलग एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप को फिर अलग अलग पोजीशन देना था. लेकिन उन्होंने आइसोटोप्स को क्या दिया, सेम पोजीशन. He did not give separate positions for the isotopes. ठीक है. तीसरा प्रॉब्लम क्या था, जो आज आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखते हैं,
लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स एफ ब्लॉक, उनका हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, एक अलग से ही पोजीशन अलग से बनाया जाता है ना, लेकिन मेंडलीव ने इनको कोई अलग पोजीशन नहीं दिया था। लिखवा दूंगा सर, मैं बता देना। और चौथा डीमेरिट क्या था, जो आप कॉमनली कहते भी हो कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज कर रहे हैं तो हमेशा आपको लोअर एटॉमिक मास को पहले रखना चाहिए, उसके बाद हाइयर एटॉमिक मास आना चाहिए। बट इन सर्टेन पोजीशन, इसलिए मैंने कहा ना कि उन्होंने एलिमेंट्स को वैलेंसी के बेसिस पर अरेंज किया था, प्योरली एटॉमिक मास के बेसिस पर नहीं। उन्होंने बोला था एटॉमिक मास से अरेंज करो। That is why at some positions elements with higher atomic mass were placed before the elements of lower atomic mass. Higher atomic mass वाले lower atomic mass से पहले कुछ जगह पर रखे गए थे। तो these were the demerits of Mendeleev's periodic table. हाँ। एक और बार बोलो, एक और बार बोलो। अच्छा, हाँ ठीक, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी भी नहीं बता, ठीक, लिखिए। अच्छा, इसमें तो सिर्फ डिफेक्ट ही गिवन है। अच्छा ठीक है, पहले लिख लीजिए एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। एडवांटेजेस दिए हैं बुक में। अच्छा ठीक है, लिखिए एडवांटेजेस या मेरिट्स भी लिख सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल या मेरिट्स, कुछ भी। अच्छा, तो पहले लिखिए कि हाँ क्या बोलो। हाँ वो तो लिखेंगे, एक्चुअली कहीं पर स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, इसलिए मैं सोचा क्या लिखूं। अच्छा ठीक है, लिखिए पहले वाले में लिखिए कि noble gases were placed in a separate group. Noble gases were placed in separate group. अच्छा, डिसएडवांटेजेस में ये भी एक है कि एक ही ग्रुप में 3 एलिमेंट रख दिया गया था, वो भी एक डिसएडवांटेज, ठीक है ना, वो नहीं लिखेंगे। सेकंड में लिखिएगा कि एलिमेंट्स were arranged on the basis of formula of their oxides and hydrides. On the basis of formula of their oxides and hydrides. Oxides and hydrides. थर्ड में लिखिए he left vacant spaces he kept vacant spaces for undiscovered elements. And named it Eka. लिखेंगे एग्जाम्पल वहां पर लिखेंगे, and named it Eka. जैसे हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब देखेंगे तो बेटा एल्यूमिनियम के नीचे
आता है आपका गैलियम। सुन लो पहले, लिखना कैसे होता। लेकिन गैलियम डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक, तो उन्होंने गैलियम को क्या नाम दे दिया, एका एल्यूमिनियम। ठीक है, उसी तरीके से एक और भी बता दे रहा हूं, सिलिकॉन के नीचे एक एलिमेंट आता है जर्मेनियम, सिलिकॉन के नीचे होता है जर्मेनियम, तो ये भी डिस्कवर नहीं हुआ था, तो इसलिए इसको भी नाम दे दिया गया एका सिलिकॉन। तो दो एग्जाम्पल भी लिख कर रख सकते हैं। Gallium was named as Eka aluminium and germanium was named as Eka silicon. ठीक है, बस एक आखिरी एडवांटेज में लिख लीजिए कि ही करेक्टेड एटॉमिक मास, he corrected atomic weight या atomic mass of certain elements like beryllium, like beryllium. ठीक, ये हो गया उसके मेरिट्स। अब आ जाइए डीमेरिट्स। अच्छा, डीमेरिट्स में लिखिए, पहला फर्स्ट डीमेरिट में लिखिए कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टन। इन सबको सिर्फ रीडिंग मारना है, ये सब में कोई मतलब नहीं है, सब पुराना बेकार का चीजें हैं। ठीक है, इस पर ज्यादा टाइम मत लगाइएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसी से रिलेटेड चीजें ही आपको पढ़ना है। अच्छा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टन। सेकंड में लिखिए आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की बात की थी हमने। Isotopes were given, isotopes were not given, isotopes were not given separate positions, separate position होना चाहिए था। Isotopes were not given separate positions। वो बालों की झाड़ी कहाँ है? झाड़ी कहाँ है? हाँ वो तो मुझे दिख रहा है, कहाँ है वही पूछा। अच्छा, थर्ड में लिखे, चलो उसी का ही लिख देते हैं, वो जो बोल रहा था। ही डिड, लिख लीजिए, could not explain, Mendeleev could not explain, Mendeleev could not explain, थर्ड में लिख लीजिए, Mendeleev could not explain the cause for periodicity, Mendeleev could not explain the cause for periodicity। ठीक, चौथे पर लिख लीजिए, और वो लैंथनेट एक्टिनेट लिखने की जरूरत नहीं, चौथे पर लिख लीजिए कि फॉर सर्टेन एलिमेंट्स, फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ डिमेरिट में लिखिए फॉर सर्टेन एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर सर्टेन एलिमेंट्स, जो मैं ढूंढने जाता हूँ वही नहीं लिखा। अच्छा लिखो, कॉमा देकर, एलिमेंट विथ लोअर या एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक वेट, एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक वेट were placed before, element with higher atomic weight were placed before, ये वाला भी लिखना है, वो सेट ऑफ थ्री वाला, were placed before element with lower atomic weight।
एलिमेंट विथ हायर एटॉमिक वेट वेयर प्लेस्ड बिफोर, ये वाला एलिमेंट्स विथ लोअर एटॉमिक वेट। ठीक है, जैसे एक दो एग्जांपल बस नोट करके रखिए थे, कुछ उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे बेटा देखो, एक एग्जांपल होता है टेलुरियम और आयोडीन का। टेलुरियम और आयोडीन का, तो टेलुरियम का एग्जैक्टली एटॉमिक मास होता है 127.60 और आयोडीन का होता है 126.91। तो आपको टेलुरियम हैज मोर एटॉमिक मास देन आयोडीन, होता है ना, लेकिन इसका ज्यादा है ना। तो टेलुरियम को आयोडीन के क्या होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए, लेकिन पहले टेलुरियम होता है उसके बाद आयोडीन आता है। एक और एग्जांपल बस नोट करके रख सकता है, पोटेशियम एंड आर्गन। पोटेशियम एंड आर्गन, पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39 और आर्गन का एटॉमिक मास होता है 40। तो अगेन फर्स्ट पोटेशियम होना चाहिए, फिर आर्गन होना चाहिए। पहले तो पोटेशियम होना चाहिए ना, उसका तो एटॉमिक मास कम है, आर्गन का तो एटॉमिक मास ज्यादा है, लेकिन पहले क्या होता है, आर्गन होता है। उस उल्टा लिखना है उसको बेटा, जिसका एटॉमिक मास कम होता है उसको पहले लिखा जाना चाहिए था, और जिसका हाइयर एटॉमिक मास है उसको बाद में लिखा जाना चाहिए था। लेकिन हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से क्या जानते हैं कि पहले आर्गन आता है ना, आर्गन इज द 18th एलिमेंट, पोटेशियम इज द 19th एलिमेंट, है या नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने पहले आर्गन को ही रखा और आर्गन के बाद ही पोटेशियम को रखा। ही वायलेटेड दिस मास रूल। ठीक है, चल, और बस आखिरी वो लिख लीजिए कि लास्ट ये वाला सेट ऑफ 3 वाला कि ही प्लेस्ड 3 एलिमेंट्स, मेंडलीव प्लेस्ड, बस ये आखिरी पॉइंट है, खत्म। मेंडलीव प्लेस्ड 3 एलिमेंट्स अंडर सेम ग्रुप। मेंडलीव प्लेस्ड 3 एलिमेंट्स अंडर सेम ग्रुप। चल, तो ये सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स हो गए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, और जिंदगी में कभी इसकी बात नहीं करेंगे। मेंडलीव प्लेस्ड 3 एलिमेंट्स अंडर द सेम ग्रुप। अच्छा, तो इन सब के बाद आए हमारे मोज़ले साहब। मोज़ले, but again Moseley was not trying to discover any periodic table। वो भी कोई, उनका भी कोई पीरियोडिक टेबल डिस्कवर नहीं करना था, वो भी लोथर मेयर जैसे एक्चुअली काम कर रहे थे। तो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू वाज ही वाज ट्राइंग टू डू ए प्लॉट, और ही वाज फाइंडिंग आउट ए प्लॉट बिटवीन अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होता है, विथ इनिशियली उन्होंने एटॉमिक मास के साथ किया था। ये मत लिखिए, उन्होंने एटॉमिक मास के साथ पहले उन्होंने प्लॉट बनाया था, क्योंकि एटॉमिक मास से ही किसी भी एलिमेंट को कैरेक्टराइज करने का एक पैटर्न बना आ रहा था, एक कॉमन एक बिलीफ चला आ रहा था कि भाई एटॉमिक मास से कंपेयर करना है। अच्छा, मोज़ले एक्चुअली रदरफोर्ड का स्टूडेंट है, ही स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, सब एक ही जगह पे थे, एक ही लैब में बैठ के सब काम करते थे। तो एटॉमिक मास से ही सबका ये कंपेयर करना था। बट व्हेन मोज़ले डिड द प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी विद एटॉमिक मास, तो उनको कोई लीनियर पैटर्न नहीं मिला है ना, यू गॉट सम रैंडम डॉट्स उनको मिला। देन ही डिड व्हाट ही डिड वाज कि इन्होंने अपने पैरामीटर को चेंज किया। देखो, हमेशा प्लॉट किसी, जब भी हम कोई प्लॉट बनाते हैं ना कोई एक्सपेरिमेंट का, हमें चीजों के पैरामीटर को चेंज कर करके देखना होता है। जब कोई नया कोई एक प्लॉट कोई बना रहा है जिसको किसी ने नहीं किया है, तो वो देखता है कि भाई क्या पैरामीटर चेंज करने से क्या मेरा प्लॉट लीनियर हो जा रहा है, कोई फिट हो रहा है, कोई इक्वेशन को ओबे कर रहा है, ऐसा कुछ एक बना पा रहे हैं या नहीं। तो ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग
एंड उन्होंने जब इसी को एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया तो ही फाउंड दैट कि हिज कर्व satisfied a linear fit, मतलब उनके जो पॉइंट्स थे वो इसी कर्व पर अपीयर कर रहे थे। अच्छा, मजे की बात अब ये है कि ऐसा एक कर्व आपने ऑलरेडी देखा हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। तो ही गॉट ए कर्व लाइक दिस, और यहां से इन्होंने इसका एक इक्वेशन भी डिराइव किया। सिंपल सा इक्वेशन है कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर है इक्वल्स टू ए टाइम्स z माइनस बी, a टाइम्स z माइनस बी। वैसे यूज नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये इक्वेशन है। तो इसलिए देखिए, अगर आप ये ब्रैकेट को ओपन कर देंगे ना तो देखो ये हो जाएगा az माइनस ए बी। तो आपके y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है और x एक्सिस पर z है, तो a हो गया आपका स्लोप और आपका इंटरसेप्ट कैसा होगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो नेगेटिव इंटरसेप्ट जो वो तो नेगेटिव y एक्सिस पर कट करेगा, जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था। तो दैट इज व्हाई द कर्व वाज सीन टू बी लाइक दिस। तो यहां से उन्होंने कोई पीरियोडिक टेबल निकालने का कोई आइडिया उनको नहीं मिल गया, लेकिन यहां से उनको एक चीज ये समझ में आ गया कि फ्रीक्वेंसी जो है वो, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ज्यादा हम डेप्थ में नहीं जा रहे, ये फ्रीक्वेंसी एक एलिमेंट की एक्स-रे फ्रीक्वेंसी होती है। सुन, एवरी एलिमेंट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स-रे एक्सेप्ट हाइड्रोजन। एवरी एलिमेंट इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स-रे। डिपेंड ये करता है कि आप उसके कौन से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो, जनरली जब किसी भी एलिमेंट के के शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, के शेल मतलब समझ रहे हैं ना, n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है इन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो जो एलिमेंट है इनवेरिएबली एक्स-रे एमिट करता है। अगर जानना चाहते हैं क्यों एक्स-रे एमिट करता है, ऐसे बता दे रहा हूं, वैसे जरूरत नहीं है। देखो, ये न्यूक्लियस है ना, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो कई सारे शेल होंगे ना, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, बाहर भी आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसे में रफली एक डायग्राम बना रहा है, ऐसे बाहर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। किसी तरीके से अगर आपने उसके एक इनर शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, कौन से शेल, के शेल, तो अब क्या होता है, देखो, आपने यहां से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया ना, यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई ना, लेकिन वो लोअर एनर्जी पर वैकेंसी है ना, तो ये एटम जो है वो इस लोअर एनर्जी लेवल पर वैकेंसी रख नहीं सकता। ये क्या करेगा, अपने हायर शेल से इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा कि आओ और इधर बैठो, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा और इसी दौरान वो एक रेडिएशन एमिट करेगा। ये रेडिएशन एक्स-रे रेडिएशन के फॉर्म में एमिट होगा, या फिर इस रेडिएशन को के अल्फा लाइन कहा जाता है। छोड़, नहीं जाना। तो इसी तरीके से मोजले ये फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के प्लॉट पर वो अराइव किए। तो जो मैं कह रहा था, तो यहां से उनको ये पता चल गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो एक एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्यों पता है क्यों फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? क्योंकि बोर ने ये बता दिया था, हाइजेनबर्ग ने एटम के पिक्चर में ये बता दिया था कि जो एनर्जी होती है हर एटम की वो क्वांटाइज्ड होती है, हर लेवल जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एनर्जी लेवल है वो क्वांटाइज्ड होगा। तो अब अगर जो फ्रीक्वेंसी है, अगर वो एटॉमिक नंबर के साथ लीनियरली चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो एनर्जी लेवल भी होगा वो भी लीनियरली चेंज हो रहा होगा। तो वो उसका ज्यादा बेटर रिप्रेजेंटेशन कौन कर पा रहा था? एटॉमिक नंबर।
That means atomic number would be the fundamental property of an element. आ रही है बात समझ में? यहां से उनको ये आइडिया है। और फिर बोर तो थे ही, तो बोर एंड बरी ऑल्सो केम टुगेदर। जो बोर बरीज रूल आपने लिखा था N+L रूल, तो दे ऑल्सो केम टुगेदर। मतलब मोजले ने ये किया, ऐसा नहीं कि मोजले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दे दिया था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनसे उनका दिमाग की बत्ती जल गई थी, लेकिन इनके दिमाग की बत्ती और जोर से जली थी। ठीक है, तो these three people came forward and designed the modern periodic table, क्योंकि इन दोनों ने वहां से समझ लिया कि जो n और l का जो सम है, इससे हम एलिमेंट्स को बेटर कैरेक्टराइज कर सकते हैं देन सिंपली एटॉमिक नंबर और मास नंबर। इसलिए वो N+L रूल आया। ठीक है, क्योंकि N+L रूल तो मोजले ने ही नहीं दिया था, वो तो इन दोनों ने दिया था। तो आपका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा, वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड नहीं है। गलत। कभी अगर कोई पूछे ना कि हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो अब ये मत बोलना एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर उसका बेसिस नहीं है। एटॉमिक नंबर होता फिर तो एक लाइन में कोई बना देता, 118 एक लाइन का ही एक पीरियोडिक टेबल हो जाता। द एटॉमिक नंबर इज बेस्ड ऑन द एन, सॉरी, पीरियोडिक टेबल। Periodic table is based on the N+L rule. The modern periodic table is based on the N+L rule. ठीक है, तो from here came the modern periodic table, जिसको आपको याद रखना है। और टाइम हो गया? अच्छा ठीक है, अगले क्लास अपना मॉड्यूल पकड़ कर आइएगा। We will see how to remember the modern periodic table। ठीक है, एंड देन हम उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स पर जाएंगे।